Hey guys, this is Ankit and you are watching Humanities Lover. So in this video, we are going to cover a very important topic, that is 8 marks important questions. So इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 मार्क क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर वाइज में लेकर आया हूँ हिस्ट्री के 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको समझ लेना, उनके आंसर्स को लिख लेना और एग्जाम में उनको ज़रूर पढ़ के जाना, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एज इट इज़, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को चेंज करके आ जाए, ठीक है। तो आप प्रिपेयर है ना उस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैंने बहुत ही ह्यूज रिसर्च के बेसिस पे आपके लिए प्रिपेयर किया है। जो भी पास्ट ईयर पेपर्स आए हुए हैं सीबीएसई के अंदर, ठीक है, और जो वेरियस सैम्पल पेपर्स हैं उन सबको एनालाइज करके वेरियस सोर्सेज के थ्रू उनका पूरा समअप करके जिस्ट निकाल के मैंने खुद से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आते हैं। तो उन टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को पिकअप किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 24 मार्क्स का यहाँ पर सवाल है, ठीक है आपका। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ हिस्ट्री के ऊपर, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। सो आपका इससे बेनिफिट होगा, मेक श्योर दैट कि आप सब्सक्राइब कर लो। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बुक वाइज है और चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द बुक 1। सो पहले यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइट कलर। ओके, सो यहाँ पर बुक 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बुक 1 के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, ठीक है। चैप्टर 1 इज ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, 3 क्वेश्चंस। वैसे जो क्वेश्चंस है वो 25 to 30 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, ठीक है। और जो 3 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगी, डोंट वरी। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके आपको फीचर्स बताने हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, ठीक है, कि जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर किसी के सेपरेट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को मैं प्रोवाइड करूं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि आप ये जो भी क्वेश्चंस हैं ना इनके आंसर्स को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जितने भी हैं उनके जो भी आपको आंसर्स है वो मेरे जो भी नोट्स हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां से जाओ, डाउनलोड करो उनको और उनसे आपको इनके आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इजीली से मिल जाएंगे, ठीक है। और आप साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है महानमामि दिब्बा के ऊपर, तो आपको सीधा जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। वहां से आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है उसको पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं खाली आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ हिंट बताऊंगा जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैसे लिखे जाते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसको देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे लिखते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, और उन सबको यूज करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो और इंप्रेशन जमा सकते हो ओवर एग्जामिनर। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो मोहनजोदारो, आपको उसके फीचर्स बताने हैं। तो काफी सारे फीचर्स थे, टाउन प्लानिंग थी, ग्रेट बाथ वहां पर देखने को मिला है, ठीक है, सीटाडल, लोअर टाउन, इन सब के बारे में आपको बताना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, हाउस एंड आर्किटेक्चर, हाउस वगैरह जो थे उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, वो सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्सप्लेन हाउ द हड़प्पन्स कलेक्टेड द मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये जो हड़प्पन्स थे वो क्या करते थे, वो कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स को प्रिक्योर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी हड़प्पन पीपल थे वो कैसे जो सामान है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जो भी सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको कहाँ से लाया करते थे, कैसे लाया करते थे। तो आपको पहले तो बताना है कि इंडिया से लाया करते थे, विद इन सब कॉन्टिनेंट।
उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट, यानी कि दूसरी कंट्री से। तो हमारी कंट्री से वो लाते थे फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, और भी वेरियस साइट्स हैं, ठीक है, उनसे लाया करते थे, लोथल से लेकर आते थे, इन सब से। और आप मेंशन कर सकते हो बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट में कि दो दूसरी कंट्री है उनसे क्या लाया करते थे। यहाँ पर आप बता सकते हो जो दूसरी कंट्रीज थी, जैसे कि मिसोपोटामिया और भी वेरियस कंट्रीज थी, सब मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने नीचे दे दूंगा आपको, वहां से आप देख लेना, ठीक है। आपको काफी हेल्प मिलने वाली है उन सब से। तो वहां से वो क्या करते थे, सामान को लाया करते थे। तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो इसी तरीके से लिखना है कि विद इन हमारी कंट्री से विद इन इंडिया, और आप लिख सकते हो बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, या फिर सब कॉन्टिनेंट, फॉरेन कंट्री से क्या क्या सामान लाया करते थे उसका नेम मेंशन कर देना, ठीक है। थर्ड यहाँ पर जो क्वेश्चन वो है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कैसे जो पास्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी पास्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो कैसे पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि जो पास्ट है वो ऐसा था हमारा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में मेंशन करना है कि हमें काफ़ी सारे कॉइन्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और भी वेरियस तरह के सोर्सेज मिलते हैं जिनके बेसिस पे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि हमारा पास्ट ऐसा था, ठीक है। सो सेकंड जो चैप्टर है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ये देख लो। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ महाजनपद, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसी में ही, एक्सप्लेन हाउ मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन 600 BCE। यहाँ पर आपको पहले ये बताना है कि फीचर्स बताने हैं आपको कि जो महाजनपद से उनके आपको फीचर्स बताने हैं, ठीक है। जो महाजनपद थे उनके फीचर ये सब थे कि कुछ जो वहाँ पर उनकी खुद की कैपिटल थी, फोर्टिफिकेशन थे, किंग का ये फंक्शन था, मेन फंक्शन। और आपको बताना है कि कुछ पे मोनार्की थी, कुछ पे गण और संघ थे वो, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो थे ओलिगार्की थे, ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लोग ही यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3+5 दे रखा है। इट मीन्स जो पहला वाला जो पार्ट है वो 3 मार्क्स का है और दूसरा पार्ट 5 मार्क्स का, इसलिए लिमिट के अनुसार, मतलब आप मार्क्स के अनुसार ही लिखना, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछ रहे कि जो मगध है वो कैसे इतना पावरफुल महाजनपद बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मगध की लोकेशन बता सकते हो कि वहां पर बहुत सारी आयरन माइंस थी, एलिफेंट ज्यादा थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंदा, ठीक है, और भी कई सारे रीजंस थे जिनके बेसिस पे और जिनकी वजह से ये जो मगध महाजनपद था, वन ऑफ द महाजनपद आउट ऑफ 16, बहुत पावरफुल बना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाउ अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड ह्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो अशोका की जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिनके अंदर ब्राह्मी और जो खारोस्ती स्क्रिप्ट है वो यूज़ हुई है, ठीक है, जिनको जेम्स प्रिंसैप ने डेसिफर किया था, उनका मीनिंग निकाला था। तो वो जो भी हमारे पास उनकी इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें पता लगता है कि वो बहुत पावरफुल रूलर थे, थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर थे। उनकी धमकी पॉलिसी के बारे में लिख दो, ठीक है। कलिंगा का जो कलिंग के ऊपर वॉर किया था उन्होंने, उसके बाद कैसे उनका जो हार्ट था वो पिघल गया और उन्होंने जो वॉर की पॉलिसी थी वो छोड़ दी और इन्होंने धम्म की जो पॉलिसी थी उनको अपना लिया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। दूसरा यहाँ पर जो पार्ट है उसमें बताना है आपको कि डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी लिमिटेशन आपको बतानी है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, फॉर एग्जांपल उनका मीनिंग हम समझ नहीं पाते, वो टूटे हुए होते हैं, उनके जो राइटिंग्स होती है वो फेंट होती है, यानी कि एक तरह धुंधली होती हैं, हम उनको ढंग से समझ नहीं पाते। हम का मतलब यहाँ पर हिस्टोरियंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, ये मत समझना इनको 8 मार्क्स की नज़र से मत देखो आप। ये जो क्वेश्चंस है ये मे बी 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था कि मगध कैसे पावरफुल रूलर बना, मे बी 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं इसको, या फिर इसका पहला पार्ट 3 मार्क्स से पूछ लिया। इस क्वेश्चन में मान लो ये भी पूछ सकते हैं कि जो लिमिटेशंस है इंस्क्रिप्शन की ये बताइए 3 मार्क्स के अंदर। तो ये जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ना आपके, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे, ठीक है, और 1 मार्क के भी बनते हैं। वैसे 3 मार्क्स के ऊपर वीडियो आएगी सेपरेट, ठीक है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि इनको छोड़ के और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के बेसिस पे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो यहाँ पर आप
इनको अच्छे से करना, और अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, समझ लिया, तो उसके बाद जो भी आपके कैसे भी क्वेश्चन बने, वेदर इट इज ऑफ 1 मार्क्स और 3 मार्क्स, आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और 8 मार्क्स के तो कर ही पाओगे। ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल हाउ मौर्यन एम्पायर वॉज एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो कैसे एडमिनिस्टर होता था, यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताना है मौर्यन एम्पायर का, कि यहाँ पर मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट मतलब इनके 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे, इनकी ये कैपिटल थी, कैसे किंग का फंक्शन था, धम्म की पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी गवर्नर्स थे उनको मतलब एक तरह से पीपल को गवर्नर बना के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भेजा जाता था। मेगास्थनीज ने हमें कमिटीज़ के बारे में बताया है कि 2 कमिटीज़ थी, उनमें से एक कमेटी की काफ़ी सारी मतलब 6 सब कमिटीज़ थी, उनके फंक्शन लिख दो, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो थर्ड चैप्टर के ऊपर चलते हैं। बुक 1 ही चल रही है अभी, वो है चैप्टर का नाम चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द एविडेंस सजेस्टिंग दैट द ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट किनशिप मैरिजेस वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड ड्यूरिंग द महाभारत एरा। यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिगार्डिंग किनशिप और जो मैरिजेस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता था, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाए गए हैं, लेकिन जो कुछ जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो उनको फॉलो नहीं करते थे, यानी कि जो पूरी सोसाइटी थी उसमें फॉलो नहीं किया जाता था। तो किनशिप का मतलब पहले लिखो यहाँ पर आप। किनशिप का मतलब होता है कि जो भी लैंड है वो किसको मिलेगी, जो भी लैंड है वो मिलेगी, जो मैन है उसको मिलेगी, फीमेल को कोई अधिकार नहीं है। किंगशिप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ओनली जो क्षत्रिय है वही किंग बन सकता है। ठीक है, किंग की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन हमें काफी सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं, फॉर एग्जांपल प्रभावती गुप्ता का, जो कि चंद्रगुप्त गुप्ता की डॉटर है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड, तो उनको लैंड एक्वायर करने का मौका मिला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो लागू ही नहीं होते उनके ऊपर, वो तो फॉलो ही नहीं कर रहे, क्योंकि अधिकार खाली मैन को था। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऐसा था कि जो क्षत्रिय है वही किंग बन सकता है, लेकिन हमें काफी सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल सातवाहंस जो थे वो लो ओरिजिन के थे, जो किंग थे। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस है, हमें पता लगता है इनके बेसिस पे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिगार्डिंग किनशिप और जो मैरिजेस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता था, यानी कुछ ही लोग फॉलो करते थे, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से देखिए यूनिवर्सली उनको फॉलो नहीं किया जाता था। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो। ऑल राइट, फोर्थ चैप्टर पे आते हैं। बुक 1 चल रही है अभी। ठीक है, बुक 1 में 4 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, तो अच्छे से यहाँ पर इसको करके जाना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपको पता है ये चॉइसेस मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, चैप्टर मिस कर दिया, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बुक से क्या होता है, एक बुक से क्वेश्चन आता है एक, लेकिन चॉइस भी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये जो चॉइस का सिस्टम है ना ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई सांची स्तूपा हैज सर्वाइव नॉट अमरावती। यहाँ पर आपको बताना ये है कि जो सांची स्तूपा है वो सर्वाइव क्यों कर पाया और अमरावती क्यों नहीं। ठीक है, तो 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पहले लिखना है कि सांची स्तूपा सर्वाइव इसलिए कर पाया, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बार के समय थी यूरोपियंस वहां पर आ रहे थे, वो चाहते थे कि जो सांची स्तूपा का एक पार्ट है उसको वहां से ले जाएं, लेकिन उन्होंने उनको रोका। तो पूरा आप एक्सप्लेन कर दो, फिर आप अमरावती के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो कि अमरावती स्तूपा इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें लगा कि यहाँ पर खजाना वगैरह है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, उनकी जो भी वॉल्स के अंदर जो ब्रिक्स वगैरह थी उनको वो लेके चले गए। तो यहाँ पर ये रीजन थे। ठीक है, हालांकि दोनों जो स्तूपा थे उनको अशोका ने ही बिल्ड करवाया था। ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड बुद्धास टीचिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ना बुद्धा और बुद्धा की टीचिंग के बारे में और लॉर्ड महावीरा और उनकी टीचिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपकी बुक में जो भी टीचिंग्स के ऊपर है चैप्टर्स वगैरह पार्ट है उनको पढ़ के जाना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गौतम बुद्धा थे उन कैसे जो ग्रोथ है बुद्धिज्म की कैसे होती है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो गौतम बुद्धा से पूरी स्टोरी बता दो शुरुआत से, कि एक समय था गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वो मेडिटेशन करने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद उनकी टीचिंग्स को एक्सप्लेन कर दो। सब मैं आपको सब चीज़ मेरे नोट्स में ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना कि क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर फ्री टू आस्क डाउट।
कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो डाउट, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको बताना है ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड महावीरा टीचिंग, कि जो जैन थे, मतलब कि जैन के फाउंडर, वैसे फाउंडर नहीं थे वो 24 टीचर थे, ऋषभ देव ने फाउंड किया था जैनिज्म को, तो 24 टीचर थे लॉर्ड महावीरा, उनका जन्म कैसे होता है, वो कैसे अपने घर को छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी टीचिंग्स को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची जो स्तूपा है ना, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके दो फीचर्स बताने हैं दो पर्सपेक्टिव से, पहला स्ट्रक्चरल, सेकंड स्कल्पचरल। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बताना है कि जो सांची स्तूपा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ऐसा डोम डोम ऐसे डोम शेप का होता है, ठीक है, यहाँ पर बालकनी होती है, यहाँ पर रैलिंग्स होती हैं, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, सारे जो भी पार्ट्स हैं उनको पॉइंट वाइज लिख दो। उसके बाद आपको स्कल्पचर के बेसिस से बताना है, यानी कि जो भी मूर्ति वगैरह वहां पर है, ठीक है, उनके बेसिस पे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जाटक जो स्टोरीज हैं उनको जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज हैं उनको उनके बेसिस पे, मतलब पिक्चर्स और जो मूर्ति है उनके तरीके से, ठीक है, उनके थ्रू समझाया हुआ है, वहां पर बताया हुआ है। और बहुत सारी जो हमें मूर्ति मिलती है, फॉर एग्जांपल गजा लक्ष्मी की मिलती है, शाल भांजी का, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये भी मिलता है कि एक, मतलब एक ट्री है वो एम्प्टी ट्री है, ठीक है, मतलब ट्री है उसके नीचे जो सीट है वो एम्प्टी है, व्हील का साइन मिलता है, ये क्या शो कर रहा है, इन सब को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मूव होते हैं टू द बुक 2 एंड द चैप्टर नंबर 6। सो यहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर का नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो यहाँ पर हमने जो भी भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें थी वो देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि हु वर अलवर्स एंड नयानर्स। अब देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करना है आपको देयर रिलेशन विद द स्टेट। आपको बताना ही है कि जो अलवर्स कौन थे, नयानर्स कौन थे, और उनके रिलेशन बताने विद द स्टेट, कि अलवर्स इनके डिवोटी थे, नयानर्स इनके डिवोटीज थे, रिलेशन बताने स्टेट के साथ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी उस समय, मतलब जो भी किंग थे उनके साथ कैसे रिलेशन थे, क्या आप उनको हेल्प करते थे या नहीं करते थे, करते थे तो उन्होंने कैसे उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करी, उनके लिए टेम्पल्स बनवाए, उनको ये दिया, उनको वो दिया, सब एक्सप्लेन करना। उसके बाद है एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, ऑफ सूफीज्म एंड द रिलेशन विद द स्टेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अलवर्स नयानर्स कौन थे या सूफीज्म कौन थे और उन दोनों का रिलेशन, ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन और इनके ऊपर भी। तो जैसे आपने रिलेशन बताया अलवर्स नयानर्स का विद द स्टेट, वैसे ही आपको सूफीज्म का भी पता होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने उनके लिए दरगाह वगैरह बनवाई थी कि नहीं, कौन सी बनवाई थी, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक और कबीर, ये सेपरेट भी आ सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों की टीचिंग्स को पूछ लें, ठीक है, 4 मार्क्स में, या फिर 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं। गुरु नानक की और जो कबीर है उनकी टीचिंग्स आपको बतानी है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज करो मे बी यहाँ पर जब मैं ट्रिक्स की वीडियो लेकर आया था, मे बी इस पॉइंट को मैं मिस कर गया, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको उसके बारे में कम पता या फिर बुक में ही कम था, तो आपको करना क्या है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं पहले उनको लिख दो और बीच में उसको लिख दो, सो दैट वो 8 मार्क्स के लायक क्वेश्चन तो दिखे, ठीक है, छोटा सा लिख के मत आना वरना मार्क्स कटेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पर मूव करते हैं, चैप्टर 7 इज एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। सो यहाँ पर हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में बात की थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्सप्लेन व्हाई अब्दुल रजाक, अ पर्शियन एम्बेसडर, वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। तो एक एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक, पर्शिया से वो आए थे, वो बहुत इंप्रेस हुए जब उन्होंने देखा कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत ह्यूज और बहुत अच्छी फोर्टिफिकेशन है, यानी कि किलाबंदी है, दीवार वगैरह बनाई हुई है, घेर घेर रखा है पूरा, ठीक है, 15th सेंचुरी के अंदर। तो आपको बताना होगा कि ये अब्दुल रज़ाक कौन थे, किस तरह की फोर्टिफिकेशन थी, फोर्टिफिकेशन होती क्यों थी, ठीक है, और ये फोर्टिफिकेशन से इंप्रेस क्यों हुए, फोर्टिफिकेशन जो थी उसके फीचर्स बता दो। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट विथाला एंड विरूपक्षा टेम्पल। तो जो विथाला टेम्पल और विरूपक्षा टेम्पल्स है उनके बारे में आपको बताना है कि इनमें किस गॉड की मूर्ति रखी है, इन टेम्पल्स में कहाँ पर लोकेटेड है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी अलग भी आ सकता है,
फॉर एग्जाम्पल आ सकता है कि 8 मार्क्स में विथाला का बताओ या फिर विरूपक्षा का बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 ये है कि एक्सप्लेन अबाउट महानवमी दिब्बा एंड रिचुअल्स एसोसिएटेड विद इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो महानवमी दिब्बा है उसका आपको बताना है कि कैसा स्ट्रक्चर है और क्या क्या रिचुअल्स उससे एसोसिएटेड है, यानी कि वो किस चीज़ की किस पर्पस के लिए था, दशहरा वगैरह सेलिब्रेट करते थे, नवरात्रि करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स वहाँ पर होते थे, सब आपको एक्सप्लेन करना है और मैंने भी अपनी वीडियोस में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 किंग्सन क्रॉनिकल्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन मुगल एम्पायर। सो ये जो मुगल एम्पायर है उसके अंदर जो क्या रोल था वीमेन का, आपको वो एक्सप्लेन करना है। वुमेन इस तरह की थी, इतने फॉर्म में थी, ये काम करती थी, पूरा एक्सप्लेन कर देना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजियस ग्रुप बाय द मुगल एम्पायर। देखो ये क्वेश्चन ना बॉक्स से आया है, ठीक है। जब मैंने देखा कि पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये टॉपिक सीबीएसई के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना ये है कि जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी का मतलब वो लोग जो हाई कास्ट के होते हैं, मतलब हाई अपर लेवल के होते हैं, ठीक है, किसी भी किंगडम के अंदर, उनको क्यों डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से और डिफरेंट रेसेस से उनको एम्प्लॉय किया जाता था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसमें आपको एक्सप्लेन ये करना है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो लोग थे उनको रिक्रूट किया जाता था, क्या रीजन था उसके पीछे, ठीक है। और रीजन ये था कि मतलब पूरी यूनिटी मेंटेन रहे, सारे रिलीजन के लोगों को आप लेकर आओगे तो यूनिटी मेंटेन रहेगी, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। तो पूरा आप एक्सप्लेन करना अच्छे से इसके ऊपर, ठीक है। 8 मार्क्स में आपको लिखना है इसका आंसर। ओके, बुक 3 पे यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 10 इज कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द 5th रिपोर्ट। तो 5th रिपोर्ट क्या थी, कितने पेजेस थे, क्या स्ट्रक्चर था उसका, मतलब क्या क्या चीजें लिखी थी, क्या रीजन था लाने का, सब कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ पहाड़ीज एंड देयर रिएक्शन अगेंस्ट आउटसाइडर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पहाड़ीज थे उनकी लाइफ कैसी थी, पहाड़ीज की, और उनका मतलब लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे वो रहते थे, क्या क्या चीज़ें वो करते थे, फॉरेस्ट में वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारते थे, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि उनका रिएक्शन क्या था आउटसाइडर से। आउटसाइडर का मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से, मतलब उनका क्या रिएक्शन था। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं उनसे बोलते हैं कि आप अनसिविलाइज हो, एग्रीकल्चर करो, और उनका जो एक लैंड है, एक पार्ट ऑफ लैंड जमीनी को, वो उनसे दे देते हैं छीन के। तो आपको पूरा उसका रिएक्शन बताना है। तो रिएक्शन में आप यही मेंशन कर सकते हो, अगस्टस क्लीवलैंड ने एग्रीमेंट साइन करवाया पहाड़ी के चीफ से और उनका एक पार्ट ऑफ लैंड दे दिया जमीनी को ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने वो लैंड, पार्ट ऑफ लैंड किसको दे दिया, संथल्स को। तो आपको ना एक बहुत अलर्ट रहना है, आपको समझना है क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कुछ भी लिख के मत आना वहां पर, ठीक है। तो वहां पर आपको समझो, आपको जो भी समझ में आता है उससे रिलेटेड कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है तो आप लिख कर आना, ठीक है। लेकिन लिखना एकदम रेलेवेंट, ऐसा नहीं कह रहा कि बुकिश लैंग्वेज हो, हमेशा मैं कहता हूं कि आप अपने वर्ड्स में ही लिखो, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज तो एकदम वैसी है। चैप्टर नंबर 11 इज रेबल्स एंड द राज, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है अवध के ऊपर। जी हाँ, अवध की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अवध वाज द मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, एक्सप्लेन इट्स स्टोरी। अवध जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, मेन सेंटर था 1857 के रेवोल्ट का, उसकी स्टोरी आपको बतानी है। तो आपको बताना होगा कि कैसे लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में ये बोला कि अवध एक चेहरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिरेगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वाजिद अली शाह को माल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन बताते हुए कहीं और भेज देते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद वो जो भी तालुकदार्स हैं, यहाँ पर तालुकदार्स का ज़्यादा मेंशन करना, पीजेंट्स हैं और भी कई सारे लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनसे पहले, मतलब उनके आने से पहले जो भी रूलर थे वाजिद अली शाह के अंडर बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनके आते उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स के आते उन्होंने सारी चीज़ें उनकी एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। इसीलिए जो पीपल थे उन्होंने, अवध के पीपल ने रेवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग रेवोल्ट ऑफ 1857। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रेवोल्ट था, क्रांति थी, उसके अंदर आपको बताना है कि जब ये खत्म हुई तो कैसे इंडिया के अंदर और ब्रिटिशर्स के जो इंग्लैंड है उनके अंदर कैसे इमेज बनाई गई, ठीक है। तो आपको सारी मेंशन करनी है। यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो बहुत कम है आपके बुक में, तो आप कम ही मेंशन करना, जितनी है उतनी, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ। दैट इज, देखो यहाँ पर आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
जितने भी मूवमेंट्स हैं महात्मा गांधी के, ठीक है, आपको वो करके जाने हैं। यहाँ पर मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं लेकर आया मोस्टली इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि सारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली महात्मा गांधी के मूवमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि महात्मा गांधी का क्या रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पर आपको सारे मूवमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। या फिर पूछ सकते हैं पार्टिकुलर मूवमेंट के बारे में बताइए, सॉल्ट मार्च के बारे में बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए। तो जो भी मूवमेंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, इन सबको अच्छे से कर लो, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऑल राइट, सेकेंड यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट गांधी। महात्मा जो गांधी हैं उनसे रिलेटेड हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको 4 सोर्सेज बताने हैं जिनके थ्रू हमें महात्मा गांधी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उनके न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा, ठीक है, आप देखो, स्ट्रांगली रिकमेंड मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका बेनिफिट होगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सभी चैप्टर्स की, ठीक है। चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो चैप्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया सारे मूवमेंट्स महात्मा गांधी के, वैसे यहाँ पर जो भी 3 डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, पहली सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, दूसरी किसको ज्यादा पावर दी जाए, सेंटर वर्सेस स्टेट, थर्ड यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं टॉपिक, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं कि आपको 8 मार्क्स में उसके बारे में लिखो, या तो पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपके लिए, आप अच्छे से समझ पाओ, इसीलिए क्वेश्चन मतलब एग्जांपल ये है, द लैंग्वेज इशू वाज हॉटली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको पता लगाना है, मतलब पता रखना है 3 डिबेट्स के बारे में, क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना आपको क्या है, करना आपको ये है कि आप क्या करो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नोटबुक में लिखो, मेरे नोट्स के थ्रू, और भी वेरियस सोर्सेज आपके पास हैं, ठीक है, उनके थ्रू आपको सैंपल पेपर में भी ऐसे में भी क्वेश्चन मिल जाएं, उनके आंसर्स को लिख लो, ठीक है, उसके बाद उनको रीड करना। और जब आपको हॉलीडेज मिलेंगी, जब आपका पेपर नजदीक आएगा, तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रीड कर लेना। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।